हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं अनदर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन डिजीज़ या डिसऑर्डर के बारे में, इन्फेक्शन के बारे में आप कह सकते हैं, जिसको निमोनिया के नाम से जानते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक, तो आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो निमोनिया है वो ग्रीक टर्म से डिराइव हुआ है, जिसमें न्यूमॉन का मतलब होता है लंग और IA का मतलब होता है डिजीज़, यानी कि मेनली निमोनिया क्या है, एक लंग डिसऑर्डर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। तो क्या है, निमोनिया जो है एक लीडिंग इन्फेक्शन है जो कि वर्ल्ड वाइड में बहुत सारे बच्चों की मोर्टेलिटी का कारण बना हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO क्या हुआ है, आप देखो, हर साल कम से कम 1.8 मिलियन बच्चे हर साल इस निमोनिया की वजह से डेथ हो जाती है उनकी। इंडिया में ये कैजुअलिटी 3 to 4 लाख चिल्ड्रन पे आके रुक जाती है, मतलब 3 से 4 लाख हर साल इंडिया में बच्चे निमोनिया की वजह से मर जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो आप ये देखो, मैंने 2 डेफिनेशंस उठाई हैं बहुत ही सुंदर सी। अभी देखो, पहली क्या कह रही है, निमोनिया इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग पेरेन्काइमा। जो लंग होता है उसमें जो पेरेन्काइमल सेल्स होते हैं हमारे, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है। कोई भी कारण से हो सकता है, अभी कॉज भी पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि किस किस कारण से ये इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक है। तो लंग पेरेन्काइमा जो है, यानी कि लंग की एक लेयर या एक सेल, पेरेन्काइमल जो टिश्यू होते हैं कह सकते हैं, उनमें इन्फ्लामेशन, ये लंग्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसके बीच में जो एक लेयर होती है, उस सेल में या फिर उस टिश्यू में इन्फ्लामेशन का हो जाना क्या कहलाता है, हमारा लंग पेरेन्काइमल में इन्फ्लामेशन का ही हो जाना, वही कहलाता है हमारा निमोनिया। निमोनिया को दूसरी तरह से डिफाइन करने के लिए हमने क्या लिखा, इन्फ्लामेशन विद कंसोलिडेशन ऑफ पेरेन्काइमल सेल्स ऑफ द लंग। अब कंसोलिडेशन का क्या मतलब है कि यानी कि कोई सेलुलर डिस्चार्ज हुआ या सेलुलर एक्सुडेट बने और वो एक्यूमुलेट करने लगे धीरे धीरे, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो गया लंग पेरेन्काइमा या पेरेन्काइमल सेल्स ऑफ लंग्स में, ठीक है। तो ये डिफिनीशन दी थी हमारे मार्लो रेडिंग ने। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आराम से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले क्लासिफिकेशन में हम एनाटॉमी के बेस पे क्लासीफाई करेंगे। तो एनाटॉमी के बेस पे 3 तरह के क्लासिफिकेशन हमने किए हैं। एक तो लोबर निमोनिया, इंटरस्टिशियल निमोनिया और ब्रोंको निमोनिया या लोब्यूलर निमोनिया। अब देखो, सबसे पहले हम लोबर निमोनिया, लोब्यूलर निमोनिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये टिपिकल निमोनिया में आ जाएंगे, ठीक है। टिपिकल निमोनिया, जैसे कि हम ये कह दें कि टिपिकल निमोनिया 2 तरह के होते हैं, लोबर निमोनिया, ब्रोंको निमोनिया, और अटिपिकल एक तरह का होता है, इंटरस्टिशियल निमोनिया। तो लोबर निमोनिया में क्या होता है, आप ये लंग्स देख रहे हैं, हमसे देखिएगा, बस 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ये 3 लोब्स ऑफ लंग दिख रहे हैं, इसके किसी एक लोब में इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है। हो सकता है एक लोब में हो सकता है मल्टीपल लोब में हो, ठीक है। हो सकता है एक ही लंग को लोबर निमोनिया अफेक्ट करे, हो सकता है दोनों ही लंग को लोबर निमोनिया अफेक्ट करे। तो इसमें क्या होता है, जब जैसे कि ये मान लीजिए लंग का एक लोब है, ये राइट वाला लंग है, 3 पार्ट हैं इसके, ठीक है। एक लोब में इन्फेक्शन हो गया, दैट मीन्स कि यहाँ के जो एल्वेलाई हैं, जहाँ से ब्लड में गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है, ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो गया है, ठीक है। लोब अफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से जो हमारी एल्वेलाई थी वो भी इन्फेक्टेड हुई, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया। तो अब क्या होगा, जो ऑक्सीजन आ रही है यहाँ एयरवे के थ्रू, ये लंग्स में एल्वेलाई पे आके वो एक्सचेंज कर रही है, अपने ऑक्सीजन को क्या कर रही है, ब्लड को दे रही है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को ले रही है। पर यहाँ पे क्या हो गया, पानी भर गया, मान लीजिए फ्लूइड फिल्ड हो गया, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो गया और एक लोब पूरा का पूरा अफेक्टेड हो गया। तो ये वाला जो एरिया है, वहाँ पे जितनी भी एल्वेलाई होंगी वो ठीक से फंक्शन नहीं करेंगी, जिसकी वजह से फर्दर हमें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी वाइल ब्रीदिंग। तो ये चीज़ें होंगी हमारी लोब्यूलर निमोनिया में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, हमने दूसरा बात की थी लोबर निमोनिया, क्या है, लोब्यूलर निमोनिया की बात की थी। ये हमने बात करी लोबर निमोनिया, यानी कि लोब में प्रॉब्लम हो गई। अब लोब्यूलर निमोनिया, ब्रोंको निमोनिया की बात कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, पैचेस के फॉर्म में इन्फेक्शन होता है, यानी कि लंग में पूरी तरह ये पैची एरिया बना होगा। पैची एरिया में क्या होगा, ये पैचेस के फॉर्म में इन्फेक्शन होगा, तो उसको हम बोलते हैं ब्रोंको न्यूमोनिया, या फिर मेनली वो ब्रोंक्यूल्स वाले एरिया को अफेक्टेड करता है, जिसकी वजह से जो भी ब्रोंक्यूल से रिलेटेड एल्वेलाई होंगे वो भी अफेक्टेड होंगे। अल्टीमेटली ये भी हमारे डिस्पीनिया और डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग को कॉज करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंटरस्टिशियल निमोनिया की। तो इंटरस्टिशियल को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है, और ये हमारी एल्वेलाई हैं। तो एल्वेलाई के आसपास की जो सेल्स होती हैं,
इंटरस्टिशियल निमोनिया में वो सेल्स अफेक्टेड होती हैं, एल्वेलाई तो अफेक्टेड नहीं हो रही, पर आसपास की जो सेल्स हैं वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया, जिसकी वजह से फिर से हमारा जो एक्सचेंज है, यानी कि ऑक्सीजन को ब्लड में जाना है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आना है यानी कि एल्वेलाई में, तो वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं हिंडर होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से हमारा इंटरस्टिशियल निमोनिया कॉज होगा। ठीक है, तो ये 3 क्लासिफिकेशन समझ में आ गई हैं। तो अब बात कर लेते हैं इटियोलॉजी के बेसिस पे हमने 2 तरफ से क्लासीफाई किया है निमोनिया को, एक तो इन्फेक्टिव निमोनिया, दूसरा नॉन इन्फेक्टिव निमोनिया। इन्फेक्टिव में क्या होगा कि ये कम्युनिकेबल होता है, जैसे कि बैक्टीरिया की वजह से हो गया, आर्टिपिकल में हमने इंटरस्टिशियल की बात करी, फिर वायरल निमोनिया, ये सारे हमारे आ जाते हैं इन्फेक्टिव निमोनिया में। नॉन इन्फेक्टिव में जैसे केमिकल की वजह से या एस्पिरेशन निमोनिया हो गया, एस्पिरेट कर लिया है कोई फ्लूइड, उसकी वजह से निमोनिया हो गया, तो ये नॉन इन्फेक्टिव में आएगा। फिर थर्ड क्लासिफिकेशन जो हमने बात करी है वो बेस्ड ऑन इन्फेक्शन पे, तो एक होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, यानी कि कम्युनिटी में गए हम, आउटसाइड हॉस्पिटल हमें अगर निमोनिया हो रहा है, कॉज हो रहा है, तो उसको कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया बोल देंगे। अगर हॉस्पिटल में हैं हम, ठीक है, और वहाँ पे हमें डिजीज़ थी नहीं, पर हम हॉस्पिटल में गए, एडमिट हुए और विद इन 48 आवर्स हमने निमोनिया ऑक्यूपाई कर लिया, या फिर हमारे अंदर निमोनिया के सिम्टम्स आ गए, तो वो होता है हमारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में जो मेन पॉजिटिव एजेंट होते हैं वो क्या कौन कौन से होते हैं, तो वो होता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और मॉर्सेला कैटरपिलस। ठीक है, ये हमारे 3 पॉजिटिव एजेंट होते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के। और हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया मेनली कॉज करते हैं हमारे स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्यूडोमोनास स्पीसीज और इंटेरोबैक्टीरियम, ये हमारे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया को कॉज करते हैं। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिस्टिक निमोनिया। तो इसमें क्या होता है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चाइल्ड होता है, यानी कि प्रीटर्म बेबी हो गया, ठीक है, वहाँ पे भी उसमें भी इम्यून की प्रॉब्लम होती है, यानी कि इम्यून सिस्टम उसका ठीक से वर्क नहीं कर रहा होता है, तो भी ये अपॉर्चुनिस्टिक निमोनिया देखने के लिए मिलेगा। या फिर ये मतलब क्या होता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड भी हो सकता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड भी हो सकता है। ऐसा बच्चा जिसका इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, उसको ज़रा सा भी अगर निमोनिया की पॉजिटिव एजेंट से इंटरेक्शन हुआ उसका, तो उसको अपॉर्चुनिस्टिक निमोनिया कॉज हो सकती है। फिर अकॉर्डिंग टू WHO, यहाँ पे क्या बताया WHO ने, नो निमोनिया के क्या क्या सिम्टम हैं, मतलब अगर निमोनिया नहीं होगा तो उसके क्या क्या वो देखने के लिए मिलेंगे। तो कफ एंड कोल्ड, मतलब स्टार्टिंग में जो भी फेस होगा, फास्ट ब्रीदिंग देखने के लिए मिलेगी, इंड्रॉलिंग और इंडिकेटर ऑफ सीवियर इलनेस देखने के लिए मिलेगा नो निमोनिया के केस में। ये WHO ने क्लासीफाई किया अपनी तरफ से। फिर निमोनिया में क्या देखने के लिए मिलेगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलेगा। 2 मंथ ओल्ड बेबी है तो मोर देन या इक्वल टू 60 ब्रीथ पर मिनट रेस्पिरेशन रेट देखने के लिए मिलेगी। 2 to 12 मंथ ओल्ड बेबी है तो मोर देन या इक्वल टू 50 ब्रीथ पर मिनट वो उसकी रेस्पिरेटरी रेट होगी। 12 to 60 मंथ ओल्ड बेबी है तो उसका मोर देन या इक्वल टू 40 ब्रीथ पर मिनट हमें रेस्पिरेटरी रेट देखने के लिए मिलेगी। सीवियर निमोनिया में क्या होता है, चेस्ट इंड्रॉलिंग देखने के लिए मिलती है हमें, ठीक है, यानी कि वही मैंने बोला था ना, इंड्रॉलिंग का मतलब क्या होता है, वो ढोलक नुमा आकार का चेस्ट देखने के लिए मिलेगा। अभी वेरी सीवियर एनीमिया है तो साइनोसिस देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज पूरी तरह से क्या हो रखा है, हिंडर्ड हो रखा है, ठीक से हमारा ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा है हमारे सेल्स में, हमारे टिश्यूज़ में, तो साइनोसिस अल्टीमेटली कॉज करेगा। सीवियर चेस्ट इंड्रॉलिंग देखने के लिए मिलेगी और इनएबिलिटी टू फीड, यानी कि खाने में भी बच्चा असमर्थ होगा। ठीक, अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, उसकी बात कर लेते हैं, क्या है स्टेजेस। ये बहुत बारी पूछा है कि स्टेजेस ऑफ निमोनिया क्या है, तो 4 स्टेज होते हैं हमारे निमोनिया के, ठीक है। देखो आप, स्टेजेस ऑफ निमोनिया में हमारे 4 स्टेजेस हम मेनली पढ़ते हैं। पहला स्टेज होता है कंजेशन का, तो ये जो होता है ये विद इन 24 आवर ऑफ इन्फेक्शन अकर होता है, मतलब कंजेशन फील होने लगेगा। जैसे अगर मान लीजिए अपनी निमोनिया के पॉजिटिव एजेंट से आपका इंटरेक्शन हो गया और बैक्टीरिया अंदर चला गया है, वायरस अंदर चला गया है आपके, तो सबसे पहले जो 48 आवर्स के अंदर 24 आवर के अंदर सिम्टम फील होगा आपको, वो होगा कंजेशन का, ठीक है। फिर रेड हिपेटाइजेशन, ये जो होता है वो 48 to 72 आवर्स तक का होता है, यानी कि 2 से 4 दिन तक आपकी जो स्टेज रहेगी रेड हिपेटाइजेशन। इसमें क्या होगा कि लंग के जो टिश्यू हैं वो रेडनेस शो करेंगे और आपको कंजेशन और डिस्पेनिया के सिम्टम फील होंगे। फिर ग्रे हिपेटाइजेशन में क्या होता है, ये 4 to 8 डेज़ का पीरियड होता है, ठीक है, इसमें और सीवियरिटी बढ़ जाती है। फिर रेजोल्यूशन यानी कि 8 to 10 डेज़ का पीरियड होता है जिसमें कि निमोनिया
रिजॉल्व हो जाता है, यानी कि ठीक हो जाता है आफ्टर द ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं इटियोलॉजी या कॉजेज़ की। तो जो निमोनिया होता है उसका कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि बैक्टीरिया की बात करें तो मेन बैक्टीरिया जो कि कॉज करते हैं हमारे निमोनिया को, वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस भी कॉज करता है, न्यूमोकोकस भी कॉज करता है हमारी निमोनिया को। वायरल में देख लेते हैं तो रेस्पिरेटरी सिनकाइटियल वायरस हो गया, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, एडेनोवायरस, ये भी हमारे लीड करते हैं निमोनिया को। फिर अटिपिकल में क्लेमाइडिया और माइकोप्लाज्मा आ जाएगा। अदर जो भी कॉजेज़ हैं उसमें आ जाएगा आपका एस्पिरेशन ऑफ फूड कर लिया है, ऑयली नज़ल ड्रॉप लिया है, कैरोसिन पॉइजनिंग हो गई है, तो भी हमारा निमोनिया कॉज हो सकता है। बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, तो बहुत ही आसान है। आप ये देखो, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, कोई भी इसका कॉज हो सकता है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में क्या हो गया हमारा कि जैसे लाइफ स्टाइल हो गई, हमारी एज हो गया, जेंडर हो गया, तो ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में आ जाएंगे। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर में बायोलॉजिकल फैक्टर या इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से। ठीक है, तो कॉज हो गया हमारा ये। फिर ये क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई भी फैक्टर्स हमारे अंदर चले गए, फेरिंग्स में, लैरिंक्स में या ट्रैकिया में चले गए, ठीक है, तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले हमारे बोथ लंग को या फिर एक सिंगल लंग को या फिर लंग पेरेन्काइमा को अफेक्ट करेगा। तो इसकी वजह से दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर मान लीजिए कि जैसे कि हमारे लंग पेरेन्काइमा को अफेक्ट कर दिया है, सबसे पहले इधर वाले सिम्टम देखेंगे चीज़ें क्या हो रही हैं। तो अगर मान लीजिए लंग पेरेन्काइमा को अफेक्ट कर दिया है, लंग पेरेन्काइमा में इन्फेक्शन हो गया है, तो एयर पैसेज की नैरोइंग होने लगेगी, और जब एयर पैसेज की नैरोइंग होगी तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, डिस्पिनिया हो गया, और अल्टीमेटली निमोनिया को कॉज करेगा ये, क्योंकि इन्फ्लामेशन लेटर ऑन डेवलप होगा। ठीक है, फिर उसके बाद से अगर मान लीजिए लंग इन्वेजन हो गया, लंग में चला गया है, तो ल्यूकोसाइट इंक्रीज कर जाएंगे, WBC प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, म्यूकस सिक्रीशन बढ़ेगा, ताकि हम उस जो भी पॉजिटिव एजेंट है उससे लड़ सके हमारा इम्यून सिस्टम, और उसकी वजह से हमें कफिंग और वीजिंग के भी सिम्टम देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ें साथ साथ में चल सकती हैं और 1 by 1 भी चल सकती हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पैथोफिजियोलॉजी। अब बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम यानी कि क्लिनिकल फीचर के बारे में। तो आप देखो, सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम देखने के लिए मिलता है वो कफ, फीवर, रैपिड ब्रीदिंग और चेस्ट पेन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद से हेडेक भी रहेगा एज अ साइन एंड सिम्टम। एब्डोमिनल पेन होगा, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो पाती है तो हम एक्सेसरी मसल्स का भी यूज़ करते हैं फॉर द ब्रीदिंग पर्पस, ताकि वो कैसे भी कंपनसेट हो सके, ताकि हम कैसे भी ऑक्सीजन का अमाउंट प्रॉपर ब्लड में पहुंच सके। तो इसलिए क्या होगा, एब्डोमिनल पेन भी फील होगा, क्योंकि डायफ्राम हम ज़बरदस्ती ऊपर उठाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्सफुली ब्रीथ करेंगे, तो इसकी वजह से हमें एब्डोमिनल पेन भी एज अ साइन देखने के लिए मिलेगा। फिर साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में क्या देखने के लिए मिलेगा, टैकीपीनिया, यानी कि मैंने पहले ही बताया कि रेस्पिरेटरी रेट जो होगी वो बढ़ जाएगी आपकी। ब्रीथलेसनेस की हिस्ट्री देखने के लिए मिलेगी, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग देखने के लिए मिलेगा, यानी कि डिस्पिनिया भी देखने के लिए मिलेगा, चेस्ट रिट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा, नज़ल फ्लेयरिंग और ग्रॉन्टिंग देखने के लिए मिलेगा, और एक्सेसरी मसल का यूज़ करेंगे इसलिए एब्डोमिनल पेन भी हमें देखने के लिए मिलेगा। आप देख लीजिए, टैकीपीनिया में हमें 2 to 12 मंथ का बच्चा होगा तो मोर देन 50 ब्रीथ पर मिनट देखने के लिए मिलेगा, उसकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ चुकी होगी। 12 मंथ to 5 ईयर का बच्चा है तो मोर देन 40 ब्रीथ पर मिनट वो उसकी रेस्पिरेटरी रेट होगी, तो हमें पता चलेगा कि ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रखा है, दैट मीन्स कि कोई ना कोई वजह ज़रूर है। फिर अगर सीवियर एनीमिया है तो क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, फीवर और टैकीपीनिया। जो इन्फेंट है उनमें मोर देन 70 ब्रीथ पर मिनट हमें देखने के लिए मिलेगा रेस्पिरेटरी रेट। ओल्डर चिल्ड्रेन में मोर देन 50 ब्रीथ पर मिनट। रिसेशन देखने के लिए मिलेगा इन्फेंट में। सीवियर डिस्पीनिया यानी कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी ओल्डर चिल्ड्रन में। चेस्ट इनरोलिंग, ढोलकनुमा आकार बन जाएगा चेस्ट का। नज़ल फ्लेयरिंग देखने के लिए मिलेगी। साइनोसिस यानी कि बहुत ज़्यादा सीवियर एनीमिया है तो साइनोसिस भी देखने के लिए मिलेगी। इंटरमिटेंट एपनिया देखने के लिए मिलेगा हमें। ग्रांटिंग डिहाइड्रेशन भी देखने के लिए मिल सकता है। टैकीकार्डिया यानी कि पल्स रेट भी हायर साइड पे आएगी। कैपिलरी रिफिल टाइमिंग मोर देन या इक्वल टू 2 सेकेंड हो जाएगा, यानी कि पल्स रेट ही ज़्यादा हो जाएगी। इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस होगा, या फिर कन्वल्जन देखने के लिए मिलेगा हमें। अस्कल्टेट करेंगे तो हमें क्रैकल सुनाई देंगे, क्रैकल लाइक ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड सुनाई देगी हमको, ठीक है। और
डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड हमें सुनाई देगी। ये हमारे साइन एंड सिम्टम्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। हम पता कैसे करेंगे कि बच्चे को क्या हो रखा है, निमोनिया हो रखा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे करेंगे तो लोअर अगर कंसोलिडेशन है तो वो हमें पता चल जाएगा। टोटल या डिफरेंशियल ब्लड काउंट करेंगे हीमोग्लोबिन का। ठीक है, स्प्यूटम मतलब अगर हम सीबीसी कराते हैं या तो उसमें क्या होगा, हमारा जो डब्ल्यूबीसी का काउंट होगा वो बढ़ा हुआ पता चलेगा। स्प्यूटम ग्राम स्टैनिंग या कल्चर करा सकते हैं जिससे कौन सा कॉजिटिव एजेंट है। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रेफर करते हैं कि किस तरह का बैक्टीरिया है। ब्लड कल्चर करा सकते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट करा सकते हैं बैक्टीरिया वायरस के लिए, कन्फर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, यूरिन एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं, फिर पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करा सकते हैं फॉर फर्दर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो ये हो गया हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब हम बात कर लेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। पर ट्रीटमेंट से पहले हम थोड़े से कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं निमोनिया के। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन बच्चे में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, तो इम्फाइमा देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि जो हमारा एयरवे है वो नैरो हो जाएगा। प्लूरल इफ्यूज़न यानी कि हो सकता है फ्लूइड भर जाए प्लूरल कैविटी में। लंग एब्सेस, पस का फॉर्मेशन लंग्स में, ये भी देखने के लिए मिल सकता है निमोनिया के कॉम्प्लिकेशन में। ठीक है, फिर नेक्रोटाइजिंग निमोनिया भी देखने के लिए मिल सकता है एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ निमोनिया। ठीक है, बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में कि जो हमारा IMNCI क्या क्या गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि निमोनिया को हम कैसे ट्रीट करेंगे।